हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला है एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। एल्गोरिथम किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक क्रम में लिखे गए स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के काम को पूरा करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले आप बर्तन रखते हैं गैस पे, गैस ऑन करते हैं, फिर हम पानी या दूध डालते हैं, चाय पत्ती, चीनी डालते हैं, फिर उसको पकने के लिए थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है? तो ये जो चाय बनाने का एक काम है, वो एक स्टेप से होकर गुज़रता है और उनको उन्हीं क्रम में हमको करना भी पड़ता है। क्रम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप बिना बर्तन रखे आप उसमें चीनी या चाय पत्ती नहीं डाल सकते हैं, ठीक है? आप बर्तन पहले रखेंगे तभी आप उसमें बाकी सामग्री उसमें आपको बाद में डालना पड़ता है। तो क्रम भी यानी ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए एक क्रम से लिखे गए स्टेप्स को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। और ये किसी भी इंसानी भाषा में जैसे हिंदी या इंग्लिश में लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है? एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2 संख्याओं का जोड़ करने का एल्गोरिथम लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? आप सबसे पहले पहली संख्या पूछेंगे, फिर आपका दूसरा स्टेप क्या होगा? आप दूसरी संख्या भी पूछेंगे, क्योंकि जब तक आपको दोनों संख्याएँ मालूम नहीं होंगी, आप जोड़ने का काम नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले पहली संख्या पूछिए, फिर दूसरी संख्या पूछिए, फिर तीसरा स्टेप क्या होगा? दोनों संख्याओं को जोड़िए। फिर चौथा स्टेप क्या होगा? जो भी टोटल आया, आप उसको बता दीजिए। तो ये 4 स्टेप्स जिस क्रम में लिखे हुए हैं, उसी क्रम में आपको फॉलो करना है, तभी आप 2 नंबर को जोड़ने का काम पूरा कर पाएँगे। तो इन्हीं स्टेप्स को जो एक सीक्वेंस में लिखे गए हैं, ये किसी काम को कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी होता है। इसी स्टेप्स को जो किसी काम को कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है और उसी ऑर्डर में करना ज़रूरी है, इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं, जो किसी भी इंसानी भाषा में लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है? तो एल्गोरिथम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एल्गोरिथम में, जैसे एल्गोरिथम किसी भी इंसानी भाषा में लिखा हुआ होता है। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है आपको एल्गोरिथम में, वो ये है कि किसी भी सिंबल या प्रतीक, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इन सब सिंबल्स का उपयोग एल्गोरिथम में नहीं किया जाता है, ठीक है? तो अब हम इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर आते हैं। अब हम फ्लो चार्ट को समझते हैं। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का ही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी चित्रात्मक रूप होता है। यानी किसी एल्गोरिथम को जो कि किसी इंसानी भाषा में लिखा हुआ है, उसको यदि आप एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक चित्र बना के, तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट में कुछ विशेष चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जिसको मैं आगे आपको एक-एक करके डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला चिन्ह है जो फ्लो चार्ट में यूज़ होता है, वो होता है टर्मिनल बॉक्स। ये एक अंडाकार शेप में बना हुआ होता है, जिसको हम टर्मिनल बॉक्स या स्टार्ट स्टॉप बॉक्स भी कहते हैं। फ्लो चार्ट की शुरुआत और अंत इसी शेप से होता है। दूसरा बॉक्स या शेप जो फ्लो चार्ट में यूज़ होता है, वो है इनपुट आउटपुट बॉक्स। इनपुट आउटपुट बॉक्स एक समानांतर चतुर्भुज द्वारा दर्शाया जाता है, जो किसी इनपुट के प्रक्रिया को या किसी आउटपुट के प्रक्रिया को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको यूज़र से कोई डाटा लेना है इनपुट के रूप में, तो इस बॉक्स में आप लिखेंगे उस स्टेप को, या स्क्रीन पर कुछ आउटपुट दिखाना है, तो उस स्टेप को भी आप इनपुट आउटपुट बॉक्स का यूज़ करके ही लिखेंगे या दर्शाएँगे। तीसरा शेप जो फ्लो चार्ट में यूज़ होता है वो है प्रोसेस बॉक्स। ये एक रेक्टेंगल यानी आयत शेप में होता है। कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रोसेस, जैसे कोई मान स्टोर करना या कोई कैलकुलेशन करना, इस प्रकार के जितने भी काम होते हैं, वो आप इस बॉक्स में दर्शाएँगे।
अगला शेप जो फ्लो चार्ट में यूज किया जाता है वो है डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स एक डायमंड शेप या एक पतंग के शेप में होता है, काइट शेप भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसके दो मान होते हैं, एक होता है ट्रू और दूसरा मान होता है फॉल्स। इस शेप के अंदर एक शर्त यानी कंडीशन लिखा जाता है और उस कंडीशन के सही या गलत होने के आधार पर हम ट्रू या फॉल्स में से किसी एक साइड का चुनाव करते हैं। अगर कंडीशन सही लिखा है तो हम ट्रू वाले साइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगर कंडीशन गलत है तो हम फॉल्स वाले साइड पर आगे बढ़ते हैं। तो डिसीजन बॉक्स का काम निर्णय लेने के लिए होता है। इन सभी बॉक्सेस को आपस में जोड़ने के लिए हम एक एरो यानी तीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फ्लो लाइंस बोलते हैं। फ्लो लाइंस फ्लो चार्ट के अंदर अगले स्टेप को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी किसी स्टेप के बाद में आपको किस स्टेप पे जाना है, ये बताने के लिए फ्लो लाइंस का उपयोग होता है। तो अब एक एग्जांपल से हम एक फ्लो चार्ट को समझते हैं। जैसे दो नंबर को जोड़ने के एल्गोरिथम में हमारा पहला स्टेप था पहला नंबर पूछना। तो फ्लो चार्ट में स्टार्ट बताने के लिए स्टार्ट स्टॉप बॉक्स होता है। उसके बाद में अगर आपको पहला नंबर यूजर से पूछना है तो अगला स्टेप दर्शाने के लिए एरो, फिर आपको एक इनपुट बॉक्स बनाना है जो इनपुट को दर्शाएगा और यहाँ पे आप लिख दीजिए इनपुट ए। इसका मतलब आपका पहला संख्या ए में स्टोर हो गया है। अगले स्टेप को दर्शाने के लिए फ्लो लाइन, फिर अगले स्टेप पर भी आपको एक दूसरी संख्या इनपुट कराना है, तो फिर से आप उसमें लिख दीजिए इनपुट बी। पहले स्टेप में आपने ए का मान पूछा, दूसरे स्टेप में आपने बी का मान पूछा। अब तीसरे स्टेप में हमको क्या करना है, दोनों के मान को जोड़ना है। तो जोड़ने का काम ना तो कोई इनपुट वाला काम होता है, ना कोई आउटपुट वाला काम होता है, तो हम इसको प्रोसेस बॉक्स में लिखेंगे। प्रोसेस बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं ए प्लस बी और इसको स्टोर कर सकते हैं किसी अन्य वेरिएबल। जैसे मैंने सी नाम लिखा है, तो सी में उन दोनों का टोटल स्टोर हो जाएगा। अब हमको इस स्टेप पर दोनों संख्याओं का योग मिल चुका है। अब हम दर्शाएंगे अगले स्टेप को, यानी सी का मान अब हमको स्क्रीन पे दिखाना है, तो आउटपुट बॉक्स बनाएंगे। इनपुट और आउटपुट बॉक्स एक ही है, ठीक है। तो और यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रिंट सी। फ्लो चार्ट के अंत को दर्शाने के लिए स्टॉप बॉक्स का यूज किया जाता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो दो संख्याओं को जोड़ने के स्टेप्स को दर्शा रहा है। अब हम समझते हैं सूडो कोड क्या होता है। देखिए, एल्गोरिथम किसी इंसानी भाषा में लिखा गया स्टेप होता है और सूडो कोड एक सांकेतिक भाषा में लिखा गया होता है। सांकेतिक भाषा का मतलब ये किसी इंसानी भाषा जैसे हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखा गया होगा, ना ही ये किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा गया होगा। ये एक संकेत यानी कि एक बस इंस्ट्रक्शन टाइप का हम यूज करते हैं इस पे लाइंस। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एल्गोरिथम का जो शॉर्ट वर्जन होता है, छोटा रूप जो होता है एल्गोरिथम का, वो सूडो कोड होता है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे दो संख्याओं को जोड़ने का जो एल्गोरिथम है, उसमें पहला स्टेप होगा पहली संख्या पूछिए, दूसरा स्टेप होगा दूसरी संख्या पूछिए, तीसरा स्टेप होगा दोनों को जोड़िए और चौथा स्टेप होगा जोड़ बता दीजिए। तो अब ये एक इंसानी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है? मैंने यहाँ पे इंग्लिश का यूज़ किया हुआ है। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में सूडो कोड में लिखना है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इनपुट ए। यहाँ मैंने किसी इंसानी भाषा का उपयोग करके एक सेंटेंस के रूप में नहीं लिखा है, मैंने बस उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि हमको ए मिला। फिर दूसरा स्टेप में मैं लिख दूँगा इनपुट बी, इसका मतलब मुझे बी का मान अब मिलेगा। तीसरे स्टेप में मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी को जोड़िए और उसको सी में रख दीजिए। चौथा स्टेप हमारा होगा प्रिंट सी, यानी सी का मान स्क्रीन पे दिखा दीजिए। तो ये किसी इंसानी भाषा में लिखा गया नहीं है होता है, ये एक सांकेतिक भाषा या आप इसको बोल सकते हैं एक तरह से संकेत के रूप में, एक तरह से समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में। ये एक्चुअल में कोई कंप्यूटर लैंग्वेज में भी नहीं होता है, ठीक है? सूडो कोड और एल्गोरिथम में एक डिफरेंस ये भी है कि एल्गोरिथम में आप सिंबल्स का यूज़ जैसे प्लस, माइनस, बराबर ये सब यूज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि सूडो कोड में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।